जी हाँ, नमस्कार। मेरा नाम है अशोक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज मंत्रा। तो दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से कुछ नई शर्तें व मापदंड जारी किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पहले से यानी कि कर्मचारी पार्ट 1 व पार्ट सेकंड के तहत विभिन्न बोर्ड व विभागों में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ शर्तें व मापदंड जारी किए गए हैं। और जो फ्रेश कैंडिडेट है यानी कि अब रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कर दिया है या करने वाले हैं, उनके लिए भी कुछ शर्तें व मापदंड जारी किए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि विभाग की तरफ से यानी कि निगम की तरफ से क्या शर्तें व मापदंड जारी किए गए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, नई शर्तें व मापदंड क्या है उनकी तरफ एक बार रुख कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो कर्मचारी पहले से विभिन्न विभागों व बोर्डों में पार्ट 1 के तहत काम कर रहे हैं, उनको आगे सेट करने के लिए निगम क्या शर्तें व मापदंड फॉलो करने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत रखे जिन कर्मचारियों की परफॉर्मेंस से संबंधित विभाग या संस्थान संतोषजनक या संतोषजनक से ऊपर पाएगा, उनका परिवार पहचान पत्र पोर्टल का डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के डाटाबेस में पोर्ट यानी कि आयात किया जाएगा। सेकंड नंबर पर हम देखते हैं, प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ चल रहा मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एग्रीमेंट किसी भी विभाग या संस्थान की तरफ से न तो आगे बढ़ाया जाएगा और न ही उसे रिन्यू किया जाएगा। मौजूदा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी अवधि समाप्त होने के बाद संबंधित प्रशासनिक सचिव की पूर्व मंजूरी के बाद निगम को ताज़ा आग्रह भेजा जाएगा। निगम की तरफ से प्रयास किया जाएगा कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत सर्विस प्रोवाइडर के जरिए रखे मौजूदा व्यक्ति को कौशल रोजगार निगम संबंधित विभाग की तरफ से भेजे गए आग्रह पद या उसी जैसे जॉब रोल पर पॉलिसी की शर्तों के अनुसार संबंधित विभाग की सिफारिश पर रखने का प्रयास किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे हैं उन कर्मचारियों के लिए निगम की तरफ से क्या शर्तें व मापदंड बरते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत रखे जिन कर्मचारियों की परफॉर्मेंस संबंधित विभाग या संस्थान संतोषजनक या संतोषजनक से ऊपर पाएगा, उनका परिवार पहचान पत्र पोर्टल का डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के डाटाबेस में पोर्ट यानी कि आयात किया जाएगा। वित्त विभाग की तरफ से पहले से ही पे स्केल या निगम वेज रेट से ज़्यादा फिक्स्ड वेज में मंजूर कर रखे हैं उन पदों को संबंधित विभाग या संस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब रोल में बदलेगा और निगम वेज रेट के उचित लेवल में वर्गीकृत करेगा। नंबर 3 की हम बात करते हैं, संबंधित प्रशासनिक सचिव की मंजूरी के बाद वित्त विभाग से स्वीकृत अवधि तक के पदों के लिए संबंधित विभाग कौशल रोजगार निगम को आग्रह भेजेगा, साथ में स्वीकृति का पत्र और बदले गए पदों का पत्र भी भेजेगा। अब हम बात करते हैं, पहले से एंगेज किए गए व्यक्ति या को उसी जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब रोल के पद पर एंगेज करने का प्रयास किया जाएगा और यह पॉलिसी की शर्तों के तहत योग्य पाया जाता है और विभाग या संस्थान सिफारिश करता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रोसीजर है पार्ट 1 या पार्ट 2 के तहत लगे कर्मचारियों के लिए। तो कुछ जो कर्मचारी है जो पार्ट 1 व पार्ट 2 के तहत लगे हैं, उनके मन में एक वहम चल रहा था कि उनको जैसे कि जैसे यानी कि निगम में एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना वहम निकाल दें। कुछ शर्तें में मापदंड यहाँ पर रखे गए हैं, अगर वे मापदंड पूरे करते हैं तो ही उनको आगे यानी कि निगम के तहत रखा जाने वाला है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या प्रक्रिया है जो फ्रेश कैंडिडेट के लिए हैं, यानी कि ऑल ओवर जो कैंडिडेट है उनके लिए यानी कि निगम की तरफ से क्या प्रक्रिया व मापदंड रहने वाले हैं। तो देखिए, कुल यहाँ पर यानी कि 150 नंबर का क्राइटेरिया रखा गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सालाना पारिवारिक आय के। यहाँ पर आपको 40 नंबर मिलने वाले हैं। उम्मीदवार की उम्र के 15 नंबर, कौशल योग्यता के 20 नंबर, सामाजिक आर्थिक मापदंड के 5 नंबर, सीईटी लिखित परीक्षा के भी यहाँ पर 10 नंबर दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, इससे साफ साफ ये जाहिर होता है कि जब तक सीईटी की परीक्षा नहीं होती है तो इस निगम में भी कोई हलचल नहीं होने वाली है। इसकी प्रक्रिया बहुत धीमी चलने वाली है। जब तक सीईटी का एग्ज़ाम नहीं होता है तो इस निगम में भी हम सोच सकते हैं कि कोई ज़्यादा यानी कि तेज़ या कोई बड़ी हलचल नहीं होगी।
एज ऑफ डिप्लॉयमेंट के यानी कि 10 नंबर आपको मिलेंगे। और जिन परिवारों का नाम मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के अंतर्गत आया हुआ है तो उनको यहाँ पर 50 नंबर मिलने वाले हैं। अब काफ़ी लोगों के मन में संशय है कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना क्या है, तो दोस्तों ये डायरेक्ट सर्वे करवाया गया था। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका जो परिवार है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, तो अपने ब्लॉक या में आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना की आपको लिस्ट वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी और वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपके परिवार का नाम मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। तो इस तरीके से कुल 150 नंबर का प्रोसीजर यहाँ पर रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है सालाना पारिवारिक आय का जो प्रोसीजर है। देखिए दोस्तों, 1,80,000 जिनकी जो सालाना आय है उनको यहाँ पर 40 नंबर मिलने वाले हैं। 1,80,000 से 2.5 लाख के बीच में जिनकी जो सालाना आय है उनको यहाँ पर 30 मार्क्स दिए जाएंगे। 2.5 लाख से 4 लाख वालों को 20 नंबर मिलेंगे और 4 लाख से ज़्यादा वालों को यहाँ पर 10 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उम्मीदवार की उम्र की। तो देखिए, उम्र के अनुसार यहाँ पर कुछ नंबर यहाँ पर दिए जाने वाले हैं। तो देखिए, 18 से 24 साल का जो कैंडिडेट है उसको यहाँ पर 5 नंबर मिलेंगे। 24 से 30 वाले को 10 और 30 से 36 वाले को 15 नंबर यहाँ पर मिलेंगे और 36 से 42 वाले को 10 और 42 से ज़्यादा वाले को 0 का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं कौशल योग्यता की, जिनके 20 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो देखिए शैक्षणिक योग्यता के 20 अंक यूँ मिलेंगे। जिन जॉब रोल के लिए न्यूनतम स्किल योग्यता तय नहीं होगी और जिस उम्मीदवार के पास संबंधित NSQ सर्टिफिकेट यानी कि ITI, SVSU यूनिवर्सिटी, SSC वगैरह से मान्यता प्राप्त NCVT, SCVT सर्टिफिकेट होगा, उसे 20 अंक मिलेंगे। ओके। अब हम बात कर लेते हैं यानी कि सामाजिक आर्थिक मापदंड के जो 5 नंबर हैं वो आपको कैसे मिलेंगे। तो देखिए, अगर उम्मीदवार विधवा है या आवेदक ऐसा पहला या दूसरा बच्चा है जिसके पिता की मृत्यु 42 साल पूरी होने से पहले हो गई है, या आवेदक पहला या दूसरा बच्चा है जिसके पिता की मृत्यु आवेदक की उम्र 15 साल पूरी होने से पहले हो गई है, तो उसको यहाँ पर 5 अंक का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है उसके लिए। देखिए दोस्तों, या तो जो उम्मीदवार है वो विधवा है या आवेदक ऐसा है जो पहला बच्चा है या दूसरा बच्चा है जिसकी पिताजी की उम्र है जो 42 साल पूरी होने से पहले उसकी मृत्यु हो गई है, या उम्मीदवार पहला या दूसरा बच्चा ऐसा है कि जिस समय उसके पिताजी की मृत्यु हुई थी उसकी उम्र 15 साल से कम थी, तो उसको यहाँ पर 5 नंबर का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं CET लिखित परीक्षा। तो इसका आपको पता ही है, इसके फॉर्म फिल किए जा रहे हैं और इसका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में इसका प्रोसीजर आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट के 10 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो देखिए, ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट क्या फंडा है, इसके 10 नंबर आपको मिलेंगे। अगर उम्मीदवार उसी ज़िले का निवासी है जिस ज़िले के लिए जॉब रोल है तो उसे अतिरिक्त 10 पॉइंट वेटेज मिलेगी। देखिए साफ साफ यहाँ पर दिखाया गया है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के मैंने आपको बता ही दिए हैं, 50 नंबर मिलने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से नए मापदंड व शर्तें हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से जारी की गई है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन चल रहा है तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।